ये 2 IELTS नोएडा कैसे थे क्लास में बेटा? मैम ये मेरे साथ होता है मैम, ये कभी कभार हो जाता है मैम, व्हेन यू डिस्कनेक्ट, मतलब लाइट कट से डिस्कनेक्ट होता है तो वो ये प्रीवियस डिवाइस का ही सिम लैग करके उसी में लगता है, मेरे साथ हुआ है मैम। ओके, चलो भाई जल्दी जल्दी कर ले इसके पहले कि अनस्टेबल हो रहा है। अब एक ही बार कटेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी क्लियर है? सो चैप अभी हमने ये कर लिया कि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, करेक्ट। अब ये है कि इसमें सोल्यूशन क्या होगा। तो सोल्यूशन के लिए हमें ये पढ़ना है कि 2 तरह के रिफॉर्म हमें करने हैं, समझ गए। पहला तो रिफॉर्म जो हमें करना है वो है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है। लेकिन मैं इनको 2 हेडिंग्स में नहीं लिखवा रही हूँ, साथ में ही लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। तो जहां पर हेडिंग डाला था रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, वहीं पर लिखना शुरू करो। उस रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर के जस्ट नीचे लिखो, इन लाइन में भूल गई हूँ लिखवाना इसलिए लिखवा रही हूँ। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मोर देन 60% पीपल। एग्रीकल्चर provides livelihood for more than 60% of people, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग लाइन होगी। अगर क्वेश्चन एग्रीकल्चर में आता है तो आपको यहीं से शुरू करना है, दैट एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन, सो इट नीड्स सम रिफॉर्म्स, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन, सो इट नीड्स सम रिफॉर्म्स। क्या रिफॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट रिफॉर्म है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। जो हमने प्रॉब्लम लिखा था कि होल्डिंग्स का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, करेक्ट, उनको डिवाइड किया जा रहा है छोटे छोटे में। तो अब हमें कंसोलिडेशन चाहिए, यानी हमें उनको जोड़ के बड़ी करानी पड़ेगी। तो पहला जो रिफॉर्म है दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, ठीक है। अरे इसी के नीचे लिखना है क्वेश्चन के? क्वेश्चन का नहीं, क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिखवा दिया ना, उसके नीचे पहले मैंने प्रॉब्लम्स लिखवा दी जो कि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, फिर भी लिखवा दिया। अब क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ओके शुरू हो रहा है एग्रीकल्चर वाले लाइन से, दैट एग्रीकल्चर ओके। प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन, इट नीड्स सम सीरियस रिफॉर्म्स। इसको कुछ सीरियस रिफॉर्म की जरूरत है, करेक्ट। पहला रिफॉर्म है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, यानी जो जमीनें फ्रेगमेंट होकर टुकड़ा होकर के छोटी छोटी सबके पास पहुंच गई हैं, उनको पास में लाके जोड़ के बड़ी बनाई जाए। खींच के जमीन नहीं लानी है, बगल बगल वाली जमीनों को ही बड़ा कन्वर्ट कर देना है, समझ गए। सब लोग अपनी जमीन पर ऐसे बॉर्डर बना लेते हैं ऐसे से, ये खेत है इसके चारों किनारे कुछ कुछ खड़ा करके एकदम उसको इनक्लोज कर लिया, तो उसको हटा के बड़ा मिलाते जाना है आसपास के लैंड को ताकि बड़ा फार्म रहे। सो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग पहला है, ठीक है। दूसरा है easy loan to easy loan facilities to farmers। दूसरा रिफॉर्म है इजी लोन फैसिलिटीज टू फार्मर्स। एग्जाम्पल किसान क्रेडिट कार्ड, इजी लोन फैसिलिटीज टू फार्मर्स। अभी भी गवर्नमेंट ने कुछ जगह किया है बट पूरी तरह ये चीज नहीं हुआ है। इजी लोन फैसिलिटीज टू फार्मर्स, एग्जाम्पल है किसान क्रेडिट कार्ड, ये लिखा हुआ है। एक ही एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो इजी लोन फैसिलिटीज टू फार्मर्स। थर्ड पॉइंट है अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, जनरेटिंग क्रिएट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, ठीक है। अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, एग्जाम्पल क्या होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड। मैम सेकंड कौन सा था? सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग इजी लोन फैसिलिटीज टू फार्मर्स, ठीक है। प्रोवाइडिंग, पहला पॉइंट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ताकि लैंड का साइज बढ़ा रहे। दूसरा है प्रोवाइडिंग इजी लोन फैसिलिटीज टू फार्मर्स, एग्जाम्पल है किसान क्रेडिट कार्ड, ये लिखा हुआ है ब्लू में एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है किसान क्रेडिट कार्ड। थर्ड पॉइंट है
अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, यानी फार्मर्स को हमें एजुकेट भी करना पड़ेगा कि उनको किस तरह से खेती करनी चाहिए। उसका एग्जाम्पल है सॉइल हेल्थ कार्ड, मैंने लिखना एग्जाम्पल में ना सॉइल हेल्थ कार्ड। हाँ। फिर है कृषि विज्ञान केंद्र, यहाँ पर अच्छे खासे फार्मर्स को बैठा के उन्हें जानकारी दी जाती है कृषि विज्ञान केंद्र में। तो ये एग्जाम्पल्स है कि हम कैसे एजुकेट करेंगे फार्मर्स को। तो थर्ड पॉइंट है अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, एग्जाम्पल है सॉइल हेल्थ कार्ड और कृषि विज्ञान केंद्र, ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। फोर्थ पॉइंट है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए ताकि ये जो फर्टिलाइजर्स वीडीसाइड्स वगैरह इनका यूज कम हो जाए। सो फोर्थ पॉइंट है प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। मैम हम कॉम्पोस्ट एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। हाँ, कॉम्पोस्ट का भी लिख सकते हो। तो थर्ड पॉइंट था अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, एग्जाम्पल है सॉइल हेल्थ कार्ड, कृषि विज्ञान केंद्र। फोर्थ है प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्जाम्पल है वर्मी कंपोस्ट, आप कंपोस्ट का यूज करिए, ऑर्गेनिक चीजों का यूज करके मैन्योर बनाइए। सो फोर्थ है प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिफ्थ पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन या फिर रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, reduce exploitation of farmers by the ये रिड्यूस ये एक्सप्लॉयटेशन फोर्थ पॉइंट है ना? फिफ्थ होगा ना बेटा। फोर्थ पॉइंट तो अवेयरनेस था, थर्ड पॉइंट तो था एजुकेट करने वाला, सेकंड पॉइंट लोन फैसिलिटी था, फर्स्ट पॉइंट था लैंड कंसोलिडेशन। और मैंने थर्ड और फोर्थ को साथ में लिखा। कोई बात नहीं, सारा लिख लिया ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो फिफ्थ पॉइंट है ये पूरा लास्ट का लाइन लिखा हुआ है, इसको लिख लो। रिड्यूस वर्ड ऐड कर लो, रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेक्यूलेटर्स एंड मिडिलमैन। कि जो मिडिलमैन बिचौलिए होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किसानों से सस्ते में माल खरीदते हैं और शहर में जाके महंगे में बेचते हैं, किसानों का उससे कोई फायदा नहीं होता। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेक्यूलेटर्स एंड मिडिलमैन। मैम मैंने एक देखा तो मैं श्योर नहीं हूँ ये हो सकता है कि नहीं, बट ये था एक मैम अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। उसका वही वो बेटा एग्जाम्पल है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स का, उसके लिए उन सब लोगों के कॉपरेशन की हाँ जरूरत है, जमींदारी वगैरह के, है कि नहीं। ठीक है। तो ये हमारी जरूरी पॉइंट्स हैं, फिर 5 पॉइंट्स जिनकी तरह से हम चेंज कर सकते हैं। 6 पॉइंट आप अपने यहाँ से ये कर सकते हो कि टेक्नोलॉजी एडवांस करनी है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए एडवांस करना चाहिए। तो लिखो एडवांस इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चरल में जो भी फिलहाल टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं उनको एडवांस करना चाहिए, लाइक सोलर पंप। आजकल एग्रीकल्चर में सोलर पंप का बहुत यूज होता है, ट्यूबवेल्स वगैरह सोलर एनर्जाइज्ड होते हैं। सो एडवांस 6 पॉइंट है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एग्जाम्पल सोलर पंप, ठीक है, या सोलर ट्यूबवेल्स। तो खेतों में लगा दिया और उसी से फिर सिंचाई वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं उसको। हम एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप। कर सकते हो, वैसे गवर्नमेंट हर जगह दे ही रही है, गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी दे रही है। ठीक है। सो वेरियस वेलफेयर स्कीम्स या वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, ये भी लास्ट पॉइंट ऐड कर सकते हो कि फार्मर्स वेलफेयर रिलेटेड वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, उनको ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि है तो अभी भी लेकिन अच्छे से नहीं चल रही है। सो लिखो लास्ट पॉइंट, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ फार्मर्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, लिख रहे हो ना सब लोग। वेलफेयर स्कीम्स ऑफ फार्मर शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। तो 6 पॉइंट क्या है? सिक्स पॉइंट क्या था भाई, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल सोलर पंप। फिफ्थ तो यहाँ तक लिखा हुआ है। सिक्स था इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल सोलर पंप।
ठीक है, मैम यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स कह सकते फिर ऐसे तो हैं, जैसे हाँ ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन हो सबके लिए। लिख सकते हो, बट ठीक है, सब उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन अ वे कनेक्टेड ही है वो। सो रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेकुलेटर्स एंड मिडलमैन, फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, एग्जांपल सोलर पंप। सेवेंथ पॉइंट है वेरियस वेलफेयर स्कीम्स ऑफ फार्मर्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक दो स्कीम ढूंढ के जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट की चल रही है उनको लिख लेना, इनका नाम एग्जाम्पल में, ठीक है। वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली में जो चल रही हैं उनको लिख लेना प्रॉपरली, ठीक है। ओके, अब हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं, बस ये भूदान के बारे में। भूदान एक्चुअली एक आंदोलन है जो विनोबा भावे ने चलाया था। महात्मा गांधी जो है वो एक लीडर थे, विनोबा भावे उनको अपना उत्तराधिकारी बना के गए थे। तो उन्होंने विनोबा भावे ने भी महात्मा गांधी के सत्याग्रह में एक्चुअली पार्टिसिपेट किया था। तो वो बहुत गांधी का एक कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज, डिटेल में नहीं जानेंगे, बट गांव से रिलेटेड था कि हर गांव को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें विनोबा भावे ने काफी उसमें अच्छा उन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। सो बाद में उन्होंने अपना खुद का एक मूवमेंट चलाया, उसका नाम उन्होंने भूदान रखा। सो व्हाट हैपेंड के पुअर जो कि विलेज के लैंडलेस लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी, वो मांग रहे थे कि उनको जमीन का टुकड़ा दे दिया जाए, समझ गए। तो भूदान का मतलब क्या हुआ, लैंड को दान किया जाए, करेक्ट। तो विनोबा भावे ने सबको ये प्रॉमिस तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि मैं ट्राई करूंगा गवर्नमेंट से बात करने का कि कुछ लैंड वो तुमको दे। तो ये एक तरह का सोशलिज्म ही तो हो गया कि गवर्नमेंट लैंड सीज करे प्राइवेट वाले लोगों का और फिर गवर्नमेंट लोगों को, समझ रहे हो, बांट करके दे। तो उन्होंने बोला कि वो गवर्नमेंट से बात करेंगे ताकि कोऑपरेटिव फार्मिंग हो सके। तो क्या होता है इसमें भूदान में, तो दिस वाज अ मूवमेंट जो एक मार्क में आ सकता है किसने शुरू किया, तो विनोबा भावे वुड बी आंसर, ठीक है। फिर एक इसमें एक और इंसान थे रामचंद्र रेड्डी करके, वो भी इस चीज के लिए खड़े हुए और उन्होंने अपना जो ऑफर किया 80 एकड़ लैंड था वो उन्होंने 80 लैंडलेस फार्मर्स पे डोनेट कर दिया। तो इस तरह से भूदान शुरू हो गया, समझ गए। उन्होंने अपना 80 एकड़ डोनेट कर दिया, 80 लोगों को सबको एक एक एकड़ मिल गया। सो जिनके पास जमीन नहीं है उनको खाने के लिए, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के लिए वो डिमांड कर रहे थे। तो भूदान एक तरह का मूवमेंट था जिसमें कन्विंस करना था बड़े बड़े लैंड ओनर्स को, जमींदार को, कि वो अपना जो जमीन है वो डोनेट करे ऐसे लोग के पास जिनके पास नहीं है, समझ गए। तो ये शुरू किसने किया है, विनोबा भावे ने, समझ आ गया। तो ये नाम के लिए एग्जाम्पल नीचे लिख लो कि भूदान ग्रामदान मूवमेंट इज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, ठीक है। वो भूदान से जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने ही प्रॉमिस किया था, ठीक है। अब ये जो लास्ट पॉइंट है ये कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है लेकिन इसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। एग्रीकल्चर इंडियन, बस इतना लिख लो भूदान ग्रामदान, इसमें लिख लो विनोबा भावे का जो नाम है वो लिख लो। विनोबा भावे इज अ इंडियन सोशल रिफॉर्मर रिलेटेड विद भूदान मूवमेंट। ठीक है। अब ऐसा है बेटा कि एग्रीकल्चर हमारी कंट्री की बैकबोन है, लेकिन तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 50% से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री इनकम में कितना दे रही है, यानी इतने लोग काम कर रहे हैं लेकिन इनकम कितना आ रहा है इस इंडस्ट्री से। तो एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का बैकबोन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर ने जितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है, यानी एक साल में एक कंट्री जितना पैसा कमाती है, जितना चीजें जनरेट करती है, तो हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है कि मैन्युफैक्चरिंग से कितना आया, सर्विसेज से कितना आया, एग्रीकल्चर से कितना आया। तो एग्रीकल्चर के बारे में हमेशा ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहा है, समझ गए, गिरता हुआ ट्रेंड। बल्कि मॉडर्नाइजेशन का जमाना है तो इम्प्रूव करना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं है, ठीक है। 52% वर्क फोर्स पॉपुलेशन अभी भी इसमें एम्प्लॉयड है, ठीक है। हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है अपने कामकाज के लिए, लेकिन इसका जो शेयर है जीडीपी में वो
डिक्लाइन करता जा रहा है। तो कोई गलती से भी ये नहीं सोच लेना कि एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग काम करते हैं तो एग्रीकल्चर तो बहुत ज्यादा पैसा देती होगी कंट्री को। सबको एग्रीकल्चर का हालत पता है, ठीक है। तो अगर बाई चांस कभी कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी दिसंबर में नहीं होगा, लेकिन मार्च अप्रैल में भी पूछेंगे कि एग्रीकल्चर का कैसा कंट्रीब्यूशन है, वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर इसका क्या कंट्रीब्यूशन है तो इतना आइडिया होना चाहिए कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है हमारी जीडीपी में वो गिर रहा है, समझ गए, वो गिर रहा है, इट्स नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है। या फिर और पिछले कुछ 8-10 सालों से तो वो स्टैग्नेंट है, यानी 2.3% पर ग्रोथ एग्रीकल्चर की चल रही है, इसी स्पीड से स्टैग्नेंट ग्रोथ चल रही है, ग्रोथ भी नहीं हो रही है सेक्टर में, पैसा तो वो दे ही नहीं रहा है और खुद भी नहीं बढ़ रहा है वो सेक्टर। एक बार कोई कहता है कि मान लो एक्सपेंशन हो रहा है, पैसा अभी नहीं आ रहा लेकिन कल आएगा, तो ना तो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन ही अच्छे से हो रहा है और ना तो वो पैसा ही जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी स्कीम्स वगैरह बनाई हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का तरीका सोचा। उन्होंने सोचा कि जब इतना बड़ा इंडस्ट्री है जो 50% से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, फिर भी ये जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, यानी कंट्री की इनकम में कंट्रीब्यूशन गिरता ही जा रहा है, ठीक है। आई थिंक शायद 16-17% कॉन्ट्रीब्यूशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब गिरते ही जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा एग्रीकल्चर को। तो उसके लिए उन्होंने इंडियन एक एक बॉडी है उसको बनाया, उसका नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। कंट्री में एग्रीकल्चर की जो भी रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, यही बॉडी करती है। बहुत सारी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी खोली, बहुत सारी एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स भी खोले, बहुत सारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, सब कुछ गवर्नमेंट ने खोला। लेकिन उसके बाद में भी हमारी कंट्री में अभी जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर का वो बहुत ज्यादा स्टेगनेंट है। ये देखो, ये है ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का 4.2, ठीक है। उसके बाद 14-15 में तो -0.2 हो गया, 15-16 में 1.1 हो गया। तो ग्रोथ रेट भी गिर रहा है, समझ गए। कोई चीज बढ़ती है, जैसे हमारी उम्र ही है, बढ़ ही रही है, लेकिन इंडस्ट्रीज का देखा जाए तो ये बढ़ रहा है, सर्विसेज लगातार बढ़ रहा है, इनका ग्रोथ होता जा रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर या तो स्टैग्नेंट है या डिक्लाइनिंग है, समझ गए। ये केवल अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। अभी जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो ये है, अभी इसमें हम कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो अभी लिखा है ना, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, वही कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए भी, समझ गए, कि लोगों को अवेयर करे, ताकि जो किसान वगैरह हो, अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एग्रीकल्चर करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि उनको लगता है इसमें पैसा ही नहीं आएगा, लोग डॉक्टर इंजीनियर ये सब बन रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। फॉरेन में बहुत सारे लैंड होल्डर्स जो हैं, जिनके पास बड़े बड़े फार्म्स है, दे आर वेरी रिच, और बहुत पढ़े लिखे लोग खेती करते हैं। तो जब पढ़े लिखे लोग ये एग्रीकल्चर वाली चीज करेंगे तो वो मॉडर्न इनपुट्स, HYV सीड्स और सब चीजों को प्रोपोर्शन में लाएंगे, सब चीज के बारे में रिसर्च करेंगे, देन वो फिर उन चीजों के लिए करेंगे। बट अभी किसान को इतना पता नहीं है इंडिया में, तो हमें मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा एग्रीकल्चर का, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, किसान को जोड़ना पड़ेगा, जैसे अभी नई स्कीम चल रही है ना, कि सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाए। तो इस तरह का मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा, ताकि मंडी में किसान को सही रेट मिले, तो इनकम उसकी बढ़ेगी, तो एग्रीकल्चर की इनकम बढ़ेगी। तो इस तरह की चीजें हमें करनी पड़ेंगी, जो हम कर रहे हैं। किसानों को एजुकेट किया जाए, उनका जो भी माल है वो प्रॉपर मंडी में उनको फेयर प्राइस मिले, ऑनलाइन वो बेच पाए, बहुत सारे वेंडर्स को बेच पाए। दिस इज द फाइनल वे। तो जो रिफॉर्म्स हमने लिखे हैं वही इसके लिए भी होंगे, ठीक है, समझ आ गया। ये लास्ट ईयर हमारे इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर में भी था नहीं, हाँ, यही चीज उसमें भी थी, ठीक है। अब है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो न्यू एज फिनोमेना है बेटा। एग्रीकल्चर पे बताओ इसका क्या इम्पैक्ट होगा, बताओ। पुराने टाइम की अगर बात किया जाए, सिंपल सोचते हैं, ये पढ़ने का टॉपिक नहीं है, सोचने का टॉपिक है। अगर पुराने जमाने में देखा जाए तो हम क्या चीजें उगाते थे, हम स्पाइसेस उगाते थे, करेक्ट। और ये हम बहुत सारी जगहों पर एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन उगाते थे, अपने कपड़े एक्सपोर्ट करते थे। तो अभी भी इंडिया में इंपॉर्टेंट आइटम्स एक्सपोर्ट के क्या हैं, स्पाइसेस वगैरह ही है, करेक्ट। तो ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आपका कोई चीज बहुत फेमस है तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ब्रांड बन जाएगा, करेक्ट। लेकिन हमारे साथ क्या गड़बड़ी हुई कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया ने बहुत सारे जब
ब्रिटिशर्स इंडिया ट्रेड करने आए तो इनिशियली वो बहुत अट्रैक्टेड थे हमारे कॉटन वगैरह से और हमारी क्वालिटी से, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे रॉ मटेरियल को उन्होंने हमें सोर्स बना लिया रॉ मटेरियल का, यानी हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया उन्होंने। अपनी मशीनरी में हमारे यहाँ से रॉ कॉटन ले जाते, मशीन में जाके इंग्लैंड में कपड़ा बनाते और वही कपड़ा महंगे दाम पे आके हमको बेचते। समझ गए? तो हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो क्या कॉलोनी बनना पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन नहीं है? फॉरेन के लोग इंडिया में आए, हमारा ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब आप बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडिया हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ कल्चर हो रहा है, करेक्ट? तो ग्लोबलाइजेशन का अगर डिफरेंट पीरियड देखा जाए तो ब्रिटिशर से पहले के जमाने में हमारी इमेज बहुत अच्छी थी। ये फर्स्ट पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इसमें हम टेक्सटाइल कॉटन के कपड़े बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। सेकेंड टाइम क्या ग्लोबलाइजेशन में जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या किया, इनिशियली हमारा सिस्टम जो अच्छा था उसको उन्होंने गड़बड़ कर दिया। हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट को वो इंग्लैंड नहीं जाने देते थे, उस पर हैवी टैक्स लगा देते थे। हमारे यहाँ से वो रॉ मटेरियल इंग्लैंड ले जाते थे, वहां कपड़ा बना के हमें ही वापस बेचते थे। तो ये सेकेंड फेज है ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें इंडिया को बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखना पड़ा। तो इन अ वे कॉलोनी बनने की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ एग्रीकल्चर का। कॉलोनी के टाइम में 8th में पढ़ा तुम लोगों ने, 7th में पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने पूरा एग्रीकल्चर का सिस्टम ही बर्बाद कर दिया था, है कि नहीं? परमानेंट सिस्टम, महलवारी, रैयत वाली, कितना कुछ पढ़ा है। वो मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे फार्मर्स से, उन्होंने कोई भी ध्यान एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट पे दिया नहीं दिया। तो अगर ये पूछा जाएगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये सब कहानी लिखनी है कि कैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन उसमें केवल वो ब्रिटिशर्स के टाइम ही नहीं लिखना है, वो तो एक पीरियड था। फिर आजकल क्या हो रहा है, ठीक है? आज का जो टाइम है उसमें फार्मर्स के नए चैलेंजेस आ गए हैं। कैसे? राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, इन सब चीजों के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। किससे कंपीट नहीं कर पा रहे हैं? डेवलप्ड कंट्रीज से। समझ गए? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी एग्रीकल्चर को हाईली सब्सिडाइज किया हुआ है। वो क्या करते हैं, अपने यहाँ के फार्मर्स को ढेर तरह की चीजें देते हैं। ट्रैक्टर भी फ्री है ले जाओ, बीज भी फ्री है ले जाओ, फर्टिलाइजर भी फ्री है ले जाओ। समझ गए? तो वो लोग इतनी सारी सब्सिडाइज्ड, मतलब कम रेट पे किसानों को इतनी सारी चीजें देते हैं कि एक तरह से बायस्ड हो गया उनका पूरा सिस्टम। समझ गए? हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती नहीं किसानों को, तो हमारे यहाँ की जो लागत है वो ज्यादा आती है खेतों में, तो हम जो सामान है वो महंगा बेचते हैं। फॉरेन में जो गवर्नमेंट है वो हाईली सब्सिडाइज करती है, यानी सब्सिडाइज का मतलब होता है सब्सिडी देना, सब्सिडी का मतलब छूट देना। तो फॉरेन की जो कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा अपने यहाँ के एग्रीकल्चर जो फार्मर है उनको हाई सब्सिडी देती है। तो ये आज की एज की प्रॉब्लम है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या प्रॉब्लम थी? ब्रिटिशर्स के टाइम प्रॉब्लम ये थी कि वो टैक्स कलेक्ट करते थे, उन्होंने कोई भी पैसा एग्रीकल्चर के इंप्रूवमेंट में नहीं लगाया। तो उस फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हमारी एग्रीकल्चर पूरी तरह बर्बाद हो गई। आज के टाइम की प्रॉब्लम ये है कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हमें अगर अपना सामान एक्सपोर्ट करना है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि नॉर्मल एग्रीकल्चर की बात नहीं चल रही है, वो ये पूछ रहे हैं कि आपका एग्रीकल्चर ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबल लेवल पे कैसे परफॉर्म करेगा कंट्री के बाहर। तो अच्छा तो तभी परफॉर्म करेगा जब हम किसी से बेटर प्राइस देंगे। मान लो कोई गेहूं 100 रुपए में दे रहा है, अगर हम 80 रुपए में देंगे तो बाहर की कंट्रीज हमारा गेहूं खरीदेगी। बट वो चीज हम कर नहीं सकते, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपने फार्मर्स को हाई सब्सिडी देती है और हमारे यहाँ की जो कंट्री है वो हमारे यहाँ का उतना सपोर्ट है नहीं। तो हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉरेन के वालों से कम्पीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो यही रीजन है कि हमारे फार्मर्स बहुत सारी चीजें इंडिया के बाहर आज भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो आज जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी सिचुएशन इज नॉट गुड, इट इज नॉट इवन सेटिस्फैक्टरी। समझ गए? ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें बहुत सारे सपने दिखाए थे जब हमारा पहली पहली बार इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया था, लेकिन आज बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो चुका है, बहुत ज्यादा ओवर यूज ऑफ केमिकल हो चुका है, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है। समझ गए? तो इस तरह की जो चीजें हमने ऑलरेडी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स में लिखी, अगेन जो हमने डिस्कस किया है कि हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया अच्छा कर रहा है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है सिक्किम। सिक्किम इज 100% ऑर्गेनिक स्टेट आज की डेट में, सुना होगा कहीं ना कहीं। पूरी 100% ऑर्गेनिक हो चुका है, यहाँ पर पेस्टिसाइड यूज नहीं होता और ये मॉडल पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हुआ है। तो हमें इस तरह से कुछ नया करना चाहिए ताकि वर्ल्ड में हमारी चीजों का डिमांड बने, है कि नहीं, हमारी चीजों का रेपुटेशन बने और हम आगे लीड कर पाए। समझ गए?
तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये आपको अपने वर्ड्स में लिख के लाना है, इस बुक में इसका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर तुम्हें एक कॉलोनियल फेज लिखना है फर्स्ट, की ग्लोबलाइजेशन में कॉलोनियल फेज जब था तब ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया में। अब तुम्हें आज का प्रेजेंट डे, अगला हेडिंग डालना है प्रेजेंट डे चैलेंजेस, उसमें यही चीज लिखनी है कि किस तरह से फॉरेन पे हमारे फार्मर्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। यू कैन डू अ थोड़ा बहुत रिसर्च, 5-10-15 मिनट, समझ गए, कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई फोटो मिल जाएगा, देन यू कैन राइट इट डाउन। कैन यू डू इट? क्योंकि ये जितना ज्यादा करंट अफेयर्स रिलेटेड रहेगा उतना बेटर ये आंसर बनेगा। लिखवाने को मैं भी लिखवा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप यू कैन डू इट। कर लोगे? ठीक है, यस मैम। ओके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए कर लेना। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने करा दिया है, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन हियर, ये एनसीईआरटी का बेस क्वेश्चन है, दिस कैन कम। सो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, इसको अच्छे से डिटेल में करना है, 6 मार्क्स वाला, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक दो गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना, उनको भी लिख लेना। गवर्नमेंट की जाओ गूगल पर लिखो, टाइप करो फार्मर्स स्कीम, समझ गए, फार्मर्स स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स तुम्हें सर्च करनी है तो सर्च गूगल पे जाओ, टाइप करना चाहिए कि फार्मर्स रिलेटेड स्कीम सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेलफेयर स्कीम्स गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द फार्मर्स। उसमें दो तीन स्कीम्स आएंगी, उनको भी लिखना, क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में उन्होंने प्रेजेंट स्कीम्स के बारे में कुछ पूछ लिया था, ठीक है। तो जैसे मनरेगा बहुत लंबे टाइम से चल रही है, तो एक दो स्कीम्स के नाम याद रखो कि अगर बाई चांस पूछ ले कि कौन से इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो ऐसा नहीं कि बत्ती गुल हो गई वहीं पर, समझ गए। 2-4 चीजों के नाम पता होने चाहिए, बाकी वही जो क्वेश्चन मैंने लिखा है कि क्या किस तरह से वेलफेयर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोन का रेट सही नहीं मिल रहा है, वो ही सब लिखना होता है, समझ गए। इनिशिएटिव्स टेकन में 3-4 गवर्नमेंट की स्कीम्स रेडी रखो। तो तुम लोग को 2 क्वेश्चन करना है, पहला है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को देखना है कि गवर्नमेंट ने भी कौन कौन से इनिशिएटिव्स चला रही है फर्स्ट, और दूसरा क्वेश्चन ये करना है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। कर लोगे? यस मैम। ओके, सो आज के मैम, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में वो तीनों टाइम वाले लिखना है ना? हाँ, फेज 1 पहले ऐसे डालना, फेज 1 उसमें क्या लिखना, बिफोर ब्रिटिशर्स, फिर लिखना फेज 2 ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स, फिर लिखना मॉडर्न ईरा प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर कंटेम्परेरी वर्ड। कंटेम्परेरी वर्ड इज यूज फॉर द प्रेजेंट टाइम के लिए, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो। और फिर उसमें हर एक में डिस्क्राइब करते जाना पॉइंट वाइज, 5-5 पॉइंट होंगे, आई थिंक 15 पॉइंट्स में बन जाएगा 2-3 पेज का, ठीक है। या पैरा लिखना हो पैरा लिखना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके गाइज, तो अभी हमारा क्लास तो खत्म हो गया है, आई एम टेकिंग अटेंडेंस, जिसका होता जा रहा है दैट पर्सन कैन लीव।